लिसनर्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की लास्ट यूनिट 6, जिसमें चैप्टर का नेम है खुली अर्थव्यवस्था एवं समष्टि अर्थशास्त्र। और इस यूनिट का हमारा पार्ट 1 है, हमारा टॉपिक पहला है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, वो है अदायगी संतुलन, जिसे भुगतान संतुलन के नाम से भी जानते हैं। अदायगी संतुलन क्या होता है, भुगतान संतुलन का क्या अर्थ होता है, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें जानना है इसका अर्थ और इसकी प्रतिकूलता के कारण। प्रतिकूलता का मतलब है यहाँ इसके असंतुलन की स्थिति, कि भुगतान संतुलन कब असंतुलित हो जाता है, इसके असंतुलन या प्रतिकूलता के क्या कारण है। ठीक है, तो पहले इसका अर्थ समझेंगे। लिखा है भुगतान संतुलन दो देशों के मध्य एक निश्चित समयावधि में किए गए समस्त विदेशी लेन देनों का विवरण होता है। अर्थात भुगतान संतुलन दो देश के निवासियों के मध्य एक समयावधि में होने वाले समस्त आर्थिक लेन देन का क्रमबद्ध विवरण है। जैसे फ्रेंड्स हमने पढ़ा था, बजट क्या है, एक ऐसा विवरण पत्र, विवरण मतलब जानकारी देने वाला एक ऐसा कागज का टुकड़ा जो हमें सरकार के आय और व्यय की जानकारी देता है। कौन देता है? बजट। ठीक है, कि सरकार को एक निश्चित समयावधि में कितनी आय प्राप्त हुई है और सरकार ने उस आय को कैसे खर्च किया है। उसी प्रकार से जो भुगतान संतुलन है फ्रेंड्स, ठीक है, भुगतान संतुलन ये भी एक विवरण पत्र है जो हमें बताता है कि दो देशों के बीच एक निश्चित समयावधि में कितने लेन देन हुए हैं, मतलब कि कितना आयात और कितना निर्यात हुआ है ना। एक देश ने दूसरे देश से कितना आयात किया, कितनी वस्तुओं को मंगाया है देश में और कितनी वस्तुओं का निर्यात किया, और इस आयात निर्यात से क्या फायदा हुआ, है ना, देश को क्या फायदा हुआ, इस बात की जानकारी हमें मिलती है भुगतान संतुलन से। तो जिस प्रकार बजट से हमें सरकार के आय और व्यय की जानकारी प्राप्त होती है, उसी प्रकार भुगतान संतुलन से हमें दो देशों के मध्य मतलब बीच में, दो देशों के बीच एक निश्चित समयावधि में, चाहे वो 1 वर्ष की हो, 2 वर्ष की हो, 5 वर्ष की हो या 6 माह की हो, एक निश्चित समयावधि में जो भी लेन देन होते हैं, जो भी आयात निर्यात होता है, उसकी जानकारी देने वाला प्रपत्र होता है भुगतान संतुलन। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं इसकी प्रतिकूलता के कारण, मतलब ये असंतुलित कब हो जाता है ना। तो लिखा है यहाँ फ्रेंड्स कि जब आयात अधिक मात्रा में होता है और निर्यात कम मात्रा में होता है, तब भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। अतः आयात अधिक मात्रा में करने के निम्नलिखित कारण है। उसने बोला भुगतान संतुलन संतुलित कब होगा? जब आयात निर्यात बराबर होंगे। ठीक है, असंतुलित कब होगा? जब आयात तो अधिक हो गए और निर्यात कम हुआ, मतलब निर्यात कम हुआ तो हमें विदेशी मुद्रा कम प्राप्त हुई है, और आयात हमने अधिक किया तो हमें पैसा ज्यादा देना है, मतलब भुगतान ज्यादा करना है। अभी हम असंतुलन की स्थिति में, तो जब देश आयात बड़ी मात्रा में कर लेता है, जब देश बड़ी मात्रा में वस्तुओं को क्या कर लेता है, आयात कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। अब आयात अधिक होने के क्या कारण है वो देखते हैं। यहाँ बताया है जनसंख्या वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग, निर्यात में वृद्धि न होना, प्रदर्शन प्रभाव और खाद्यान्नों का आयात। इन 5 कारणों से हम जानते हैं भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के कारण। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहला हम यहाँ जानेंगे निर्यात में वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। इसमें लिखा है विकासशील देशों के भुगतान असंतुलन का एक मुख्य कारण वहां पर बढ़ती हुई जनसंख्या है, जिससे एक तरफ तो वस्तुओं के निर्यात में कमी हो जाती है, तो दूसरी तरफ उनकी आवश्यकताओं की वस्तु को दूसरे देश से आयात करना पड़ता है, जिससे भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। हम पढ़ रहे हैं भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता के कारण, या भुगतान संतुलन कब असंतुलित हो जाता है। तो हमने बोला जब आयात अधिक हो जाता है तो भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। ठीक है, अब हम आयात क्यों कर रहे हैं? तो पहला असंतुलन का कारण है या आयात अधिक करने का कारण है जनसंख्या वृद्धि। जो विकासशील देश है, जो विकास कार्य में लगे हुए हैं, जैसे भारत, तो यहाँ पर क्या होता है, तीव्र गति से जनसंख्या बढ़ रही है। तो एक और तो यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरी ओर उनका भरण पोषण भी तो करना है। तो जनसंख्या का भरण पोषण करने के लिए, उन्हें सुख सुविधा देने के लिए हमें बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, जिस कारण क्या हो जाता है, भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। ठीक है, सेकंड, अंतर्राष्ट्रीय ऋण एवं विनियोग। भारत ने विकास कार्यों के लिए भारी मात्रा में ऋण लिए,
जिसके ब्याज व मूलधन वापसी के लिए भी विदेशी विनिमय व्यय करना पड़ता है। फलस्वरूप इससे भी भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। अब कभी कभी सरकार को बजट में नुकसान हो जाता है, कभी कभी सरकार की आय से ज्यादा व्यय हो जाते हैं, ठीक है। और सरकार के व्यय का मतलब है कि सरकार के ऐसे काम होते हैं जिसे सरकार रोक नहीं सकती है, उन कामों को सरकार को करना ही होता है। तो सरकार अपने उन कार्यों को निरंतर रखने के लिए क्या करती है, ऋण ले लेती है, फिर उस ऋण को ब्याज सहित सरकार को भुगतान करना होता है। उस कारण भी क्या होता है, भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है, ठीक है। असंतुलन का मतलब है जब हमारे ऊपर भार बढ़ जाता है, देनदारियां हमारी बढ़ जाती है। जब भारत के ऊपर देनदारी बढ़ जाती है, जब भारत को ज्यादा पैसा देना होता है, तब भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है, ठीक है। फिर है यहाँ पर निर्यात में वृद्धि न होना। भारत में भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने का एक कारण निर्यातों का आशानुरूप न बढ़ना है। अर्थात पहले विदेशी लोग जो होते थे वह कच्चे माल, अनाज आदि का आयात विकासशील देशों से किया करते थे, परंतु अब वह इनका उत्पादन स्वयं करने लगे, जिससे विकासशील देशों के निर्यात में कमी हो रही है। क्या है तीसरा कारण, निर्यात में कमी। जितना ज्यादा निर्यात करेंगे उतनी ज्यादा विदेशी मुद्रा मिलेगी, है ना। देश में विदेशी मुद्रा आएगी तो भुगतान संतुलन असंतुलित होगा, लेकिन जब आयात कम हुआ तो भुगतान संतुलन असंतुलित हो गया। यहाँ हमारे पॉइंट का अर्थ है निर्यात में वृद्धि न होना, कि निर्यात में वृद्धि नहीं होगी तो विदेशी मुद्रा की प्राप्ति नहीं होगी, भुगतान संतुलन असंतुलित होगा। तो यहाँ कारण बताया है कि निर्यात में वृद्धि क्यों नहीं हो रही है। तो फ्रेंड्स, निर्यात में वृद्धि इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि पहले विदेशी लोग क्या करते थे, कच्चा माल, अनाज, ये सारे हमसे विकासशील देशों से क्या करते थे, खरीदते थे, आयात करते थे उनके देश में। लेकिन अब वो देश ही इतने सक्षम है जो क्या करते हैं, उन सभी चीजों को अपने देश में ही उत्पन्न करने लगे हैं। तो इस कारण हमारे देश का निर्यात कम हो गया है, ठीक है फ्रेंड्स। फोर्थ पॉइंट देखेंगे यहाँ, प्रदर्शन प्रभाव। अर्धविकसित देशों के नागरिक जब विकसित, यहाँ पे लिखेंगे विकसित देशों के नागरिक के संपर्क में आते हैं तो उनकी उपभोग आदतों को अपनाने के लिए तैयार होते हैं तथा उनकी तड़क भड़क को अपनाना चाहते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन वस्तुओं का विदेशों से आयात करना पड़ता है, जिससे भुगतान संतुलन पर प्रभाव पड़ता है, प्रतिकूल प्रभाव। अब क्या है, प्रदर्शन प्रभाव। आज हर एक व्यक्ति कि जेब में पैसा नहीं है तो वो लोन लेके ही अपने शौक को पूरा करता है, क्योंकि वो दूसरी चीजों से अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो वही बोला कि जब हमारे देश का नागरिक किसी दूसरे देश के नागरिक के संपर्क में आता है, हम नॉर्मल सी बात लेते हैं, जैसे गांव का कोई व्यक्ति सिटी में चला जाता है ना, या और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति दिल्ली, मुंबई या मेट्रो सिटी में रहने लगता है तो अपने स्टैंडर्ड को पूरा बदल लेता है, अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने लग जाता है। तो वहां उसके रहन सहन सब में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो इसने बोला कि जब विकसित देश, जो अर्ध विकसित देश है जहां पूरा विकास काम नहीं हुआ है, विकास काम लगा हुआ है, तो इसने बोला कि जब कोई भी अर्ध विकसित देश का नागरिक है वो विकसित देश के नागरिकों के संपर्क में आता है, जैसे हम माने कि आज एक देश का व्यक्ति दूसरे देश जाता है या विदेश में जाता है ना, तो वहां की तड़क भड़क इन सबको देख के वो क्या करता है, आकर्षित होने लगता है, वो भी उनके जैसे कपड़े, उनके जैसी गाड़ी, उनके जैसे मकान, इन सबके डिमांड करने लगता है। तो यहाँ उसने बोला है कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाव भाव को, वहां उसके रहन सहन को, इन सबको देखता है तो उससे भी वो क्या होता है, प्रभावित होता है और अपने देश में उस चीज की मांग करने लगता है। तो देश उस वस्तु की मांग पूरी करने के लिए विदेश उस वस्तु को आयात करता है, जिससे हमारा भुगतान संतुलन क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। हमारा भुगतान संतुलन असंतुलित होने का मुख्य कारण ही क्या है, आयात का होना, और हम आयात कर रहे हैं तो भुगतान संतुलन क्या होगा, असंतुलित, ठीक है फ्रेंड्स। फिर अगला है यहाँ पर खाद्यान्नों का आयात। देश को मानसून की असफलता तथा सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर खाद्यान्नों का आयात करना पड़ा, अतः देश के भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का यह भी एक प्रमुख कारण है। खाद्यान्नों का आयात मतलब मानसून की असफलता, कभी कभी मानसून अच्छा होता है, कभी बिगड़ जाता है, कभी फसल आशा से अधिक होती है तो कभी जितनी हम सोचते हैं उतनी भी हमें प्राप्त नहीं होती है। तो लोगों का भरण पोषण तो करना है तो हमें खाद्यान्न भी क्या करना पड़ता है, आयात करना पड़ता है, जिस कारण भुगतान संतुलन क्या हो जाता है, असंतुलित हो जाता है। तो आया फ्रेंड्स आपको समझ में यहाँ पर कि जनसंख्या वृद्धि उनके भरण पोषण के लिए आयात करना पड़ता है,
अंतर्राष्ट्रीय ऋण, देश में विकास काम करने के लिए हम ऋण लेते हैं तो उसका ब्याज सहित भुगतान करना पड़ता है, तब भी हमारे देश में देनदारियां बढ़ जाती है, इसलिए भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। निर्यात में वृद्धि नहीं होती, इस कारण भी भुगतान संतुलन असंतुलित हो गया। प्रदर्शन प्रभाव, देश अपने देश के नागरिकों की इच्छाओं को पूरी करने के लिए विदेशों से वस्तुओं का आयात करता है, जिससे भुगतान संतुलन असंतुलित हो गया। और मानसून के कारण हमें खाद्यान्नों का आयात करना पड़ता है, जिस कारण भी भुगतान संतुलन असंतुलित हो जाता है। तो आया आपको समझ में? अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।